हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर आई बी एड प्रो। मैं हूँ आपकी दोस्त इस चैनल की होस्ट आर आई बी एड प्रो एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, इसके कॉजेस क्या रहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इसका इम्पैक्ट कैसे दिखता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। लेट्स मूव अहेड। ये यूजुअली शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। Gender discrimination: any action that specifically denies opportunities, privileges, or rewards to a person or a group because of gender is gender discrimination। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, आपके ऐसे काम, आपके ऐसे एक्शंस जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर जेंडर को, क्योंकि वो उस जेंडर को बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं, या शाबाशी दी जाती है, रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं, उसी को हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। Gender discrimination refers to unfair treatment or unequal opportunities given to individuals just because of their gender. It often stems from societal norms, stereotypes, and biases about what men, women, and other genders should do or how they should behave. अब ये unfair treatment और unequal opportunities होती क्यों है, कहाँ से आती है? क्योंकि सोसाइटी में कुछ नॉर्म सेटअप हो गए हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स है, कुछ बायसेस है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को, कोई मेन है या वीमेन है या कोई ट्रांसजेंडर है या कोई भी जेंडर है, उनको ऐसा ही करना चाहिए, उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए। तो यहीं से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस आती है। यूजली women are treated differently and unequal than men in their education, career, economic advancement and political influence। अगर हम दो डोमिनेटेड जेंडर्स देखें तो वो है men और women, और यूजली women are the ones who are treated differently और उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है कंपेयर टू मेन। अब वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, चाहे एजुकेशन, करियर, इकोनॉमिक एडवांसमेंट या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। women are not only considered to be physically weak but also considered to be weak in many aspects compared to men. These are reflected in society's treatment of the two genders। और ये कहीं भी आप देख सकते हो सोसाइटी कैसे मेन को ट्रीट कर रही है और विमेन को ट्रीट कर रही है, वहीं पे आपको ये डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। Now, if we talk about areas of gender discrimination, कहाँ कहाँ आप gender discrimination देखते हैं, तो it starts right from birth, even before birth, and it continues in various sectors, be it education, employment, social, cultural, political, wages, anything। हर जगह ये चीज़ चलती है। दे आर इवन डिनाइड। अपन चलो इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। डिनाइल ऑफ बर्थ। सी, गर्ल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वोम ओनली। मेनी पेरेंट्स दे अबॉर्ट द फीमेल फीटस, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोसाइटी का मेन एम्फेसिस तो मेल चिल्ड्रन पर ही है। और ये चीज़ आप देखो कि मॉडर्न सोसाइटी में भी दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज। जब कोई आशीर्वाद भी देता है ना डॉटर इन लॉज को या बहुओं को, तो दे गिव दी ब्लेसिंग कि आपका मेल चाइल्ड बॉर्न हो, है ना। तो फीमेल चाइल्ड होता है तो अभी भी बहुत जगह पे इतने लॉस के बावजूद भी उसे बर्थ का अधिकार, जन्म देने का अधिकार ही नहीं दिया जाता और अबॉर्ट कर दिया जाता है। देन डिनायल ऑफ फंडामेंटल नीड्स। देखो, गर्ल चाइल्ड जो है वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है राइट फ्रॉम द, जब वो वomb में होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस उसके अगेंस्ट होती ही है। उसका जो लो स्टेटस है वो इसी बात में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि उसकी जो फंडामेंटल नीड्स है, राइट्स है, वो ही उसको डिनाई कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस वो सन्स है ना, उसको अपने भाई से कम प्यार मिलता है या कम फैसिलिटीज मिलती है, अर्ली मैरिज का प्रेशर होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन उसके साथ होता है, डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है और खाना कम बना है, भाई भी और बहन भी है, तो ऐसा बोला जाएगा भाई को दे दे, लेस फूड दिया जाता है, लेस एक्सेस टू एजुकेशन। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स जिस तरह से फंडामेंटल नीड्स डिनाई कर दी जाती है एक गर्ल चाइल्ड को। अब अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, सी, गर्ल्स आर डिनाइड एजुकेशन owing to the family's economic condition। अगर एक फैमिली है जिसमें बेटा भी है और बेटी भी है, दोनों सेम एज के हैं या मे बी बेटी बड़ी है, बट फैमिली के पास उतना ही पैसा है कि वो एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड को ही पढ़ाते हैं। इवन इन मेनी केसेस जो बहुत ही वेल टू डू फैमिलीज है, वेल ऑफ फैमिलीज है, दे ऑल्सो डिनाई एजुकेशन टू गर्ल्स, क्योंकि दे कंसिडर
कि लड़की तो एक टेम्पररी मेंबर है हमारी फैमिली का, जो कि शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी इन्वेस्टिंग इन हर एजुकेशन, इसलिए वो इतना उसकी एजुकेशन पे फोकस नहीं डालते हैं, एंड दिस प्रिवेल्स इवन इन टुडेज टाइम. देन लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट. जेंडर इनइक्वालिटी हम एम्प्लॉयमेंट के केसेस में भी देख सकते हैं, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो और भी ज़्यादा होता है. कंपनी मेल एम्प्लॉय को ज़्यादा पे करती है कंपेयर टू द फीमेल एम्प्लॉय, even if it's the same job, and women are often overlooked for leadership positions, जबकि वो equally या even ज़्यादा भी क्वालिफाई हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है. और अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो गर्ल्स के पास, विमेन के पास वो स्किल्स ही नहीं होती, या फिर उस तरह की नॉलेज नहीं होती जो पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, और ना ही उनके पास उस तरह का टाइम होता है, क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक चॉर्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्ड केयर, उसका भी समय मतलब बहुत टाइम कंज्यूमर उनका हो जाता है. तो उनके पास वो टाइम ही नहीं होता कि वो स्किल्स या एक्टिविटीज या उस तरह की नॉलेज गेन कर पाए. सो देयरफॉर दे आर पेड लेस, और उस तरह की ना तो उन्हें वर्किंग कंडीशंस मिलती, ना ही उस तरह की फैसिलिटीज मिलती जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलती है. Then comes social and cultural discrimination. See, women are criticized for working late. है ना, वो ही जॉब मेल कर रहे हैं और लेट तक कर रहे हैं, तो दे आर प्रेज्ड, दे आर कॉल्ड बिग हार्ड वर्किंग. लेकिन अगर विमेन करेगी तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर पे लोग उंगली उठा देते हैं, या बोलते हैं कि ऐसा भी क्या काम है, क्या जरूरत पड़ गई है, इस तरह की बातें बनाते हैं. बहुत सारी फैमिलीज में विमेन आर डिनाइड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. है ना, वो ऐसा बोला जाता है कि ये प्रॉपर्टी उनके मेल हेयर्स जो होते हैं, या जो भी मेल जनरेशन है उन्हीं को पास ऑन हो सकती है, फीमेल्स को नहीं होती है. तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. और फिर कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन तो हम बोले तो डाउरी की प्रैक्टिसेस हो गई, जहाँ पे families of brides are burdened financially, exploitation हो रहा है उनको. तो this is a cultural discrimination. Female infanticide बहुत सारे regions में होती है, क्यों? क्योंकि male child चाहिए, तो that is also a cultural discrimination. Next is political discrimination. Many women leaders, है ना, they often face scrutiny over their personal lives या उनके appearance को लेके, जबकि मेल काउंटर पार्ट्स के तो साथ ऐसा नहीं होता है, वो कुछ भी पहन के कहीं भी चले जाए, इतना कोई जज नहीं करता. और रिजर्वेशन के बावजूद अगर आप पंचायत में देखो, विमेन के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन देयर हस्बैंड और मेल रिलेटिव्स, दे आर द वंस हु आर टेकिंग डिसीजंस इन देयर नेम, तो वो प्रॉक्सी लीडर्स की तरह एक्ट करते हैं. अगर महिला सरपंच बन भी गई है तो भी देखना उसकी मीटिंग्स में प्रेजेंस बहुत कम होगी, और उसका हस्बैंड या ससुर या बेटा जाके मीटिंग में बैठेगा या डिसीजंस लेगा, उस तरह की प्रैक्टिसेस भी है. तो दैट इज अ political discrimination. Then let's talk about wage discrimination. तो वेज डिस्पैरिटी मेल और फीमेल में वर्कर्स में हम देखते ही हैं बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, या फिर डेली वेज वर्कर्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, एग्रीकल्चरल रिलेटेड जॉब्स जो होती है, फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं मेल वर्कर्स एंजॉय हायर पे इन कंपैरिजन टू देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स. तो दीज आर द वेरियस एरियाज वेयर वी कैन सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टेकिंग प्लेस. Then let's talk about the causes of gender discrimination. क्या क्या causes रहते हैं. पॉवर्टी, देखो इंडिया में हम देखेंगे अगर 30% लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो है, तो उसमें 70% आर women. और इसके रीजन क्या रहते हैं? एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड ऑटोनॉमी, लैक ऑफ एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि क्रेडिट, क्रेडिट, लैंड ओनरशिप, या फिर लैंड इनहेरिटेंस, इस तरह के रिसोर्सेज, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, मिनिमल रोल एंड डिसीजन मेकिंग. तो यही सब कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से women's आर द फॉर्म्स द मेजोरिटी ऑफ कॉम्पोजिशन व्हेन इट कम्स टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. और यही सब के चलते इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो आदमी पे, उनके मेल काउंटर पार्ट्स पे, फादर्स पे, सन पे बढ़ जाती है, and this reinforces the gender inequality. ये एक इम्पोर्टेंट कॉज बन जाता है जेंडर डिस्पैरिटी का. नेक्स्ट इज इलिटरेसी. इलिटरेसी भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का. एजुकेशन बैकवर्डनेस ऑफ द गर्ल्स हैज बीन द रिजल्टेंट कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Women are not able to realize their full identity and power in all life due to illiteracy.
पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, इस वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और women are not able to realize their full potential only. Let's talk about the social attitude. Belief in male superiority and authority कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट है जो बोलता है कि मेल सुपीरियर्स है, हर तरह से उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड दिस ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स फ्रीडम एंड परपिचुएट स्टीरियोटाइप्स। औरतों की फ्रीडम पे लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इन सबसे स्टीरियोटाइप बढ़ता चला जाता है। Despite advancements, women face exploitation, superstition, and societal atrocities. They are often denied a voice to maintain the prestige of the family. औरत को हमेशा बोलते जाता है कि घर की इज्जत तुमसे ही है, तो तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो. So that's a constant thing that is told to them और इसी बेसिस पे उन्हें बहुत सारी चीजें डिनाई कर दी जाती है. Stereotypes, ideas like women are emotional, men are strong leaders, इस तरह के stereotypes की वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और ऐसा मान लिया जाता है that females will not be able to excel in this particular task. Lack of awareness, ignorance about gender equality and rights, इसकी वजह से भी aware ही नहीं है अपने राइट्स को लेके, इस वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है. Men, women are unaware of their rights and the forces that affect them. Ignorance leads to acceptance of discriminatory practices in family and society. पता ही नहीं अपने राइट्स के बारे में, इग्नोर्ड है एकदम, और उसी इग्नोरेंस की वजह से they accept whatever discrimination happens to them in the society as well as families. Then cultural traditions, practices passed down without questioning fairness. कुछ प्रैक्टिसेस चलती आ रही है और वो चले ही जा रही है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है उन्हें कि ये सही है गलत है, वो बस पास ऑन होती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन. ट्रेडिशनल नॉर्म्स कन्फाइन वेमेन टू सबऑर्डिनेट डोमेस्टिक रोल्स. वेमेन का रोल घर तक ही रह गया है, जैसे कि प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन ड्यू टू डाउरी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. लोगों को आदमी बच्चा चाहिए, मेल बच्चा चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इसकी बड़े बड़ों की शादी होगी तो दहेज आएगा, हमारी बढ़ोतरी होगी इकोनॉमिकली. अजीब सी बातें हैं ये बहुत. Illegal practices like sex determination and abortion of female fetuses. No one is questioning it. It's happening. मेल चाइल्ड चाहिए, जैसे ही पता चला फीमेल फीटस अबॉर्ट कर दो. No one is questioning it कि ये गलत है या सही है. Parents prioritize domestic skills for girls over education, seeing them as financial burden. पेरेंट्स मान लेते हैं कि गर्ल है तो फाइनेंशियल इस पे क्यों खर्च करना है इसकी एजुकेशन पे, इससे बेटर है इसको घर का काम सिखाते हैं, सिलाई बुनाई सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, वही आगे चल के काम आएगा. तो वही चीज़ है कि जहाँ पे बच्चे मेल चाइल्ड के होने पे, लड़का पैदा होने पे बहुत ही खुशियाँ मनाई जाती है, दावत होती है, सेरेमोनियल वेलकम होता है, फीमेल चाइल्ड के लिए वो सब चीज़ें नहीं होती है ना. फिर प्रेफरेंस मेल चाइल्ड के लिए ही रही है, फीमेल के लिए नहीं रहती है. बहुत सारे रीजंस हैं इसके जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यही कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है, ये सब ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स जो पेरेंट्स के हैं, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर डिस्पैरिटी. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, विमेन अभी भी स्ट्रगल कर रही है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रोल्स विद मॉडर्न इकोनॉमिक डिमांड्स. उनको बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, सच एज लिमिटेड मोबिलिटी ड्यू टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि घर की जिम्मेदारी अभी भी परमिशन मिलती है ना, तो ऐसा होता है कि आपको घर के काम सारे करने पड़ेंगे, उसके बाद घर के कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप जॉब करने जा सकते हो. और इसी वजह से ये भी बोलते जाता है कि यू कैन नॉट लुक फॉर जॉब इन अनदर सिटी और स्टेट. क्यों? क्योंकि तुम्हें तो घर पे रहना है, बच्चे भी संभालने हैं, घर को भी संभालना है, लॉस को भी संभालना है, तो उनकी मोबिलिटी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. मेल ओनरशिप ऑफ एसेट्स, rigid division of labor, time spent on child rearing leads to skill loss and job insecurity. बहुत सारे reasons हैं जिसकी वजह से उन्हें उस तरह से employment facilities नहीं मिल पाती है. They have to struggle a lot to maintain a balance between घर के काम and बाहर की job. As a result, economic self-sufficiency becomes challenging. So these are the causes of जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या रीजंस रहते हैं, ये सब हमने अब डिस्कस कर ली है. आगे हम डिस्कस करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल्स. डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे 6 इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हम डिस्कस करेंगे.
और देखेंगे कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती है। सो फर्स्ट इज सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स एक क्रॉस कंट्री मेजर है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और ये 5 तरह की डायमेंशंस को डिस्क्रिमिनेटरी सोशल इंस्टीट्यूशंस डायमेंशंस को कवर करता है। लेट्स सी क्या-क्या। सो फर्स्ट इज फैमिली कोड। बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में मेन आर कंसिडर्ड द हेड्स एंड women आर confined टू केयर टेकिंग रोल्स और उनके राइट्स भी लिमिटेड होते हैं। प्रैक्टिसेस लाइक अर्ली मैरिज एंड पॉलीगैमी फॉर मेन further disadvantage women. These norms restrict their autonomy and reinforce subordination. बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे हम फैमिली में देख लिया जाता है कि मेल को सुपीरियर माना जा रहा है एंड फीमेल्स आर समवेयर दब के रह रहे हैं, है ना। आदमी बहुत सारी शादी कर ले चल लेगा लेकिन विमेन इज एक्सपेक्टेड टू स्टे लॉयल टू अ सिंगल स्पाउस ओनली, है ना। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से पहले ही विमेन बहुत डिसएडवांटेज कैटेगरी में आ जाती है। Civil liberties. Women face restrictions on mobility and are often expected to adhere to societal protocols such as parda system, burqa system. These practices curtail their freedom of participation in social and public spheres. Women is not allowed to move freely as per their wish in the Indian society. उनका जो पार्टिसिपेशन है ना, सोशल पार्टिसिपेशन का, वो है ही नहीं। सिविल लिबर्टी का मतलब होता है दैट वेमेन हैज अ फ्रीडम टू पार्टिसिपेट सोशली, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती है, उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, मेल एल्डर्स के सामने पर्दा करना पड़ता है, घूंघट लेना पड़ता है, और women is just expected to cover their head and face in public। तो ये सारी चीजें उनके सोशल पार्टिसिपेशन को, उनके मूवमेंट को लिमिट कर देते हैं। फिजिकल इंटीग्रिटी। Violence against women, including domestic abuse, sexual harassment, practices like female genital mutilation, these are widespread और underreported है, कोई रिपोर्ट भी नहीं करता, है ना। तो violence against women is most prevalent social in India. Then son preference. A cultural bias towards the male children has led to female feticide and equal treatment of daughters and a gender imbalance in the population. Sons receive better nutrition, healthcare और opportunities compared to their daughters. तो यही है कि preference for male children Indian families में इतना ज़्यादा है कि this has led to about 63 million women statistically missing from the country's population। तो एक obsession है बेटों के साथ जिसकी वजह से इंडिया में ऐसा हो गया कि फीमेल फिटिसाइड बहुत ही ज्यादा मैसिव स्केल पे होने लगा है, और यही रीजन है कि गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है। ओनरशिप राइट्स। Although law grants equal rights to property and inheritance, practice में reality में 70% of rural land is owned by men, leaving women economically dependent. Few women seek legal redress due to societal barriers. देखो, लॉ की नजरों में इनहेरिटेंस राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आदमी और औरत के बराबर है, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो women आर एट अ डिसएडवांटेज, है ना। और ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज 70% ऑफ रूरल लैंड आज भी इंडिया में आदमियों के पास ही है। और भले ही बहुत सारे लॉज आ रहे हैं, लेकिन औरतों को इतना नॉलेज ही नहीं है, वो इतना पावरफुली खुद को नहीं कंसिडर करती, उनको पता ही नहीं है कि लीगल प्रोसेस कैसे करना है, और अपने हक के लिए लड़ाई करके कैसे हम इस चीज को वापस ले सकते हैं। Then let's talk about the cultural institutions. देखो, एशियन टाइम से ही ऐसा होता आ रहा है कि इंडियन women they have been seen as the responsibility of others, especially men, है ना। डॉटर्स है तो पापा की जिम्मेदारी है, वाइव्स है तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है, मदर्स है तो वो अपने सन की जिम्मेदारी है। तो they are dependent on men. Ancient texts like those of Manu institutionalized this service by dictating that women should never act independently. This cultural mindset continues to limit women's role and independence. तो यही है कि बहुत सारे एशियन टेक्स्ट में भी ऐसा लिखा हुआ है कि women should not do anything independently, अपने ही घर में भी वो independently कुछ नहीं कर सकती है। सब्जेक्ट मतलब अगर हम देखें बचपन में वो अपने पापा की परमिशन से करेगी,
जवानी में अपने हस्बैंड की परमिशन से करेगी, हस्बैंड मर गया तो अपने सास ससुर या बेटे की जिम्मेदारी की परमिशन से करेगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि शी शुड बेसिकली नेवर एंजॉय इंडिपेंडेंस, ऐसा हो गया है ना। तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बट कल्चरल इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है। लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। वर्शिप रिस्ट्रिक्शन, देखो अगर हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बहुत सारे कल्चर और रिलीजियस में प्रोटोकॉल्स जो है वो ये कहते हैं दैट दीज आर द प्रोटोकॉल्स, और ये स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं वेमेन पे। मेन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, और स्पेशली जब ये बातें आती है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे या रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेसेस पे, तो मेन के लिए इतने रूल्स नहीं है जितने वेमेन के लिए। जैसे वर्शिप रिस्ट्रिक्शंस या फिर prohibition into places of worship. Many religious institutions prohibit women from entering sacred spaces, particularly during menstruation, deeming them impure. Notable examples include Sabrimala Temple in Kerala and the Haji Ali Dargah in Mumbai. देखो, women को मॉस्क में भी सेपरेट कर दिया जाता है, टेम्पल्स में भी ऐसा होता है। ऐसा बोलते हैं गर्भगृह जो है मेन मूर्ति जहाँ पे आइडल जहाँ पे वहाँ पे औरतें नहीं जा सकती है। तो यही होता है कि इन सबसे मतलब ऐसा बोल दिया जाता है दैट फीमेल्स आर नॉट दैट प्योर, या फिर अगर वो मेंस्ट्रुएशन में है तो उन्हें टेम्पल जाना ही नहीं चाहिए, और ये बहुत सारी जगह पे होता है। और women आर फाइटिंग एंड दे आर सेइंग कि भाई हमें भी राइट्स चाहिए, हमारे रिलीजियस राइट्स है, इक्वलिटी है, एंड दे आर टेकिंग द फाइट टू मेल डोमिनेटेड रिलीजन्स। लेकिन अभी भी ऐसा है कि फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा पाबंदी ही है। मेंस्ट्रुएटिंग विमेन जो होती है उनको किचन से बाहर रखा जाता है, मंदिर से बाहर रखा जाता है, उन्हें इम्प्योर बोल दिया जाता है। मुस्लिम और हिंदू प्लेसेस जैसे यहाँ पे हाजी अली मुंबई, ये मुस्लिम प्लेस का एग्जाम्पल हो गया, हिंदू प्लेस का एग्जाम्पल हो गया, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, देन ये आपका सबरीमला टेम्पल। पीपल आर स्टिल फाइटिंग बिकॉज द women आर नॉट अलाउड एंट्री just because they're in the menstruation phase. अभी कितना सही है नहीं है पता नहीं, but yeah, they are restricted. Then denial of leadership. बहुत सारे religions में priest जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, वो males ही होती है। priesthood remains male dominated across most religions, and women's को हम कहेंगे कि they are not given the leading role। इस मेल सोसाइटी में उनको पीछे ही रखा जाता है, मेन लीडिंग रोल नहीं दिया जाता है, छोटे मोटे रिलीजियस रोल्स ही दिए जाते हैं, लीडरशिप पोजीशंस नहीं दी जाती है। और यही है कि देखो कुरान में भी लिखा है कि वेमेन के नेवर बी रूलर, शी कैन नॉट बी अ गुड जज, है ना। तो आपने देखा होगा काजी कभी भी औरत नहीं होती है, हमेशा मेल काउंटर पार्ट्स ही होते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है कि विमेन काजी नहीं हो सकती, लेकिन ये ऐसा चलता आ रहा है तो आगे भी फॉलो हो रहा है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में दे हैव अलाउड विमेन्स टू बी बिकम नन्स, लेकिन उनका ऑर्डिनेशन बैन है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत सारे रिलीजन्स में है ही। Then gendered practices. Religious and cultural traditions often regulate women's behavior and more strictly than men, reinforcing patriarchal control. Then fourth is the economic institution, labor participation. लेबर पार्टिसिपेशन और वेजेस की अगर हम बात करें, women's participation in the workforce is significantly lower than men. बहुत ज़्यादा men जो मतलब आप ज़्यादातर औरतें देखोगी वो लो पेइंग जॉब में है, इनफॉर्मल सेक्टर्स है तो उनकी वेजेस बहुत कम है। women अगर रूरल एरियाज को बिलोंग करती है तो वो ज़्यादातर छोटे मोटे काम कर रही है, जैसे कि भेड़ बकरियां और गाय, उनको उनका रख रखाव कर रही है, उनकी मेंटेनेंस देख रही है, घर का काम कर रही है। मेल जो है उनको इंडस्ट्रीज में लगा दिया जाता है, या वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं तो दे आर पेड मोर। तो या एक्सेस टू क्रेडिट, women's limited property ownership reduces their ability to secure loans। ज्यादातर प्रॉपर्टी जो होती है वो मेल के ही नाम पे होती है, तो इसलिए फीमेल्स को लोन्स इजीली नहीं मिल पाते हैं। माइक्रो क्रेडिट schemes aimed at empowering women often result in over borrowing due to coercive practices leading to financial stress। देखो, लॉज फिर भी सपोर्टिव है कि हम वेमेन को लोन देंगे, उन्हें सपोर्ट लेंड करेंगे मनी,
और इसके लिए माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी है जो विमेन के लिए ही स्पेशली आए हुए हैं। लेकिन विमेन के पास कोई कोलैटरल सपोर्ट, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीजें होती ही नहीं है जिसके बेसिस पे वो लोन, या कम होती है जिसके बेसिस पे वो लोन ले पाए। अब इसी वजह से अब जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी ग्रुप्स, ये सब चीजें आई हैं ताकि women को भी easily लोन मिल पाए। Corporate sector, only 5% of women in India reach senior leadership positions in corporations. Many drop out of the workforce due to childcare and elder care responsibilities driven by societal expectations. Next, let's talk about political institutions. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। डिस्पाइट सम हाई प्रोफाइल women leaders, women remain underrepresented in decision making roles। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 33% सीट्स लोकल गवर्नेंस में, पंचायत में women के लिए रिजर्व की है ताकि उनकी पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो पाए। वोटिंग की अगर हम बात करें तो women's participation in elections is increasing. In the 2014 general elections, over 260 million women voted, with turnout rate nearing men's, जो उनके बराबर ही था। और अगर हम स्कूलिंग की भी बात करें, सॉरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो गर्ल्स जो है स्पेशली रूरल एरियाज में उनका एनरोलमेंट रेट बहुत कम है, ड्रॉप आउट रेट बहुत हायर है। रीजन सेफ्टी कंसर्न्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सोसाइटल नॉर्म्स, जहाँ पे बॉयज की एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू द फीमेल चिल्ड्रन इन द फैमिली। देन हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन की अब बात करें तो एनरोलमेंट वेमेन का अब इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड्स में जैसे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और अभी भी साइंस इंजीनियरिंग फील्ड्स में या प्रोफेशनल कोर्सेज में वो एनरोलमेंट कम है। लिटरेसी रेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट्स जो है वो अभी भी मेल लिटरेसी रेट से कम है। गर्ल्स आर ऑफन सेंट टू लोअर क्वालिटी स्कूल जिसकी फीस कम हो, लेकिन बॉयज़ को उसी फैमिली में अच्छे बड़े स्कूलों में डाला जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशनल इनक्वालिटीज भी स्प्रेड होती है। तो या these all are the problems at the institutional level। हमने different institutional level पे बात करी कि कहाँ पे क्या problems आती है when it comes to gender discrimination। एंड यही बात बोलूँगी कि gender discrimination जो है social, cultural, religious, economic, political, educational सब institutions में है, and these all are creating systemic barriers for women। और इनको address करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक रोबस्ट लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, सोसाइटल अवेयरनेस नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक जेंडर इक्विटी नहीं मिलेगी, एंड women will not be empowered in all spheres of life। So yeah, that's all about this particular video. Hope it will help you, and if so, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Next video. Thank you.